Pratik IAS. I hope this video finds you in good health. आज हम एक ऐसे शख्स और उसके आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे which has been the most influential arguably in the last couple of centuries. That is Karl Marx. Influential क्यों बोल रहा हूँ? Because after the World War II, during the Cold War, the world was divided into two blocks. First capitalist bloc, second communist bloc. And this communist synonymously was also called as the Marxist bloc, right? So एक इंसान के नाम पे दुनिया अगर दो हिस्सों में बढ़ सकती है, we can very well imagine how influential the ideology is. Now what exactly was the ideology? आज हम उन आइडियोलॉजी के बारे में कुछ टेनेट्स मिलकर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कार्ल मार्क्स का आइडियोलॉजी में आता है इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म. इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस यही है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का वही बाकी सब कुछ डिसाइड करता है. वेरी सिंपली ही पुट इट कि आपका जो बेस है दैट इज योर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, राइट? एंड व्हाट इज योर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर? इट इज नथिंग बट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन. ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, राइट? जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन कर रहा है उसको उन्होंने कहा बोर्जवा कैपिटलिस्ट क्लास, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन नहीं कर रहा है इसका मतलब he is now dependent on those who are the owners of means of production. Now he is working as a labor, उसको कहा proletariat, that or the labor class. Okay, and ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना, ये सब कुछ सुपर स्ट्रक्चर का डिसाइड करेगा. चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रिलीजियन हो, सिविल सोसाइटी हो, राइट? लॉ एंड ऑर्डर हो, कुछ भी हो, ये जो ऊपर जो भी मैंने लिखे हैं द रेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, इसको कार्ल मार्क्स ने बोला सुपर स्ट्रक्चर. और ये जो सुपर स्ट्रक्चर है दिस इज एंटायरली डिपेंडेंट अपॉन द बेस that is the economic structure. यानी जिस हिसाब से ओनरशिप ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन होगा वो ओनली एंड ओनली दैट विल डिसाइड कि आपकी पॉलिटिक्स कैसी होगी, आपकी एजुकेशन कैसा होगा, या एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, रिलीजन कैसा होगा, सिविल सोसाइटी एंड लॉ एंड ऑर्डर कैसा होगा. इसका एग्जांपल बस यही है कि अगर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी द कैपिटलिस्ट क्लास वो ओन कर रहा है मींस ऑफ प्रोडक्शन यानी जहां से जो भी कैपिटल जिसके पास है, जो भी फैक्ट्री ओनर्स है, क्वाइट सिंपली टू पुट इट सिंपली, जो फैक्ट्री ओनर्स है या फिर जो अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, वो जैसा चाहे एजुकेशन सिस्टम वैसा बना सकते हैं. वो जैसा चाहे पॉलिटिक्स को, मतलब कौन सी पार्टी रहेगी कौन सी पार्टी नहीं रहेगी, उनके हिसाब से कर सकती है. रिलीजन, कौन से रिलीजन को पैट्रोनेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो उनके हिसाब से होगा. लॉ एंड ऑर्डर, इट विल बी वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स the owners of this means of production, जो भी bourgeois class है या फिर capitalist class है. Civil society and media and everything will be aligned with the owners of the means of production of the capitalist class. यानी इससे हमने क्या समझा कि ये सब चीजें are of less importance than this. मार्क्स के आइडियोलॉजी में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बदलना ही सब कुछ है, राइट? इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर अभी लेबर क्लास अगर अभी खराब सिचुएशन में है, प्रोलेटारिएट, इफ द प्रोलेटारिएट इज सफरिंग, द only way to change it is by overthrowing the capitalist class. That means turning or reversing the economic structure. अभी क्या है कैपिटलिस्ट क्लास, अभी मतलब मार्क्स, as per Marx, this is not my personal opinion, this is what Karl Marx has said. कैपिटलिस्ट ऊपर है, proletariat is now the dependent class, capitalist is now the dominant class, right? क्योंकि इसके पास अभी कैपिटल है, इसके पास पैसा है, वो अभी फैक्ट्री लगा रहा है, फैक्ट्री सेटअप कर रहा है. ओके, नाउ प्रोलेटारिएट जो डिपेंडेंट क्लास है, जो लेबर है, उसको चाहिए नौकरी. उसके पास अभी क्या है, उसके पास अभी नहीं है कैपिटल जिसके मदद से वो खुद एक फैक्ट्री बना सके, तो उसको नौकरी चाहिए. उसको नौकरी देगा कौन? कैपिटलिस्ट क्लास. ओके, एंड कैपिटलिस्ट क्लास चाहेगा चीप से चीप लेबर, और प्रोलेटारिएट के पास कोई ऑप्शन नहीं है. जो भी सैलरी मिल रही है, जो भी वेजेस मिल रहे हैं, उन्हीं में उसको काम करना पड़ेगा, राइट?
तो इससे क्या हो रहा है, इसका जो प्रोलेटारिएट का है उसका डिपेंडेंसी बढ़ जाएगा कैपिटलिस्ट क्लास के ऊपर। नाउ हम ये जो प्रोलेटारिएट क्लास का जो डिपेंडेंसी है इसको चेंज कैसे करें? अब ये डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इसके पास कैपिटल नहीं है, ओनरशिप नहीं है। तो ये क्या करेगा, दे हैव टू ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट क्लास, राइट? दे हैव टू ओवरथ्रो द कैपिटलिस्ट क्लास, जिसके बाद क्या होगा, अभी ओनरशिप किसी के पास नहीं रहेगा, अभी इक्वल डिवीजन होगा वेल्थ का, मोर इगैलिटेरियन डिवीजन होगा, एंड अभी क्या होगा, जो आइडिया फाइनली मार्क्स ने बोला था वो है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट, यानी लेबर क्लास के हाथ में सारा वेल्थ है। अभी कोई सिंगल ओनर या फिर कोई सिंगल क्लास वैसा ओन नहीं कर रहा है वेल्थ को, या फिर कुछ लोग वेल्थ को ओन नहीं कर रहे हैं, अभी सारे ही लोग मालिक हैं, ओके? और इसीलिए वेल्थ विल बी इक्वली डिवाइडेड। सो दिस इज योर इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म, ओके? इसके अलावा मार्क्स के आइडियोलॉजी के हिसाब से ये जो ओवरथ्रो होगा कैपिटलिस्ट क्लास का, ये कैसे होगा? कैसे इतने सारे लेबर क्लास के लोग ओवरथ्रो करने के लिए रेडी हो जाएंगे, रेवोल्यूशन ला पाएंगे? उसके लिए मार्क्स ने बोला था देयर आर सम प्रीरेक्विजिट्स, ये होगा तभी रेवोल्यूशन होगा, ओके? इसके लिए आपको चाहिए आप कुछ और कॉन्सेप्ट जान लें। मार्क्स बोलता है कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में आपका क्या होता है, एलियनेशन, ओके? एलियनेशन किसका? प्रोलेटारिएट का। और ये एलियनेशन किन मायनों पे? सबसे पहले होगा एलियनेशन फ्रॉम हिज ओन प्रोडक्ट, ठीक है? यानी जैसे ही सोसाइटी बहुत ज्यादा कैपिटलिस्टिक हो जाती है, आज के सोसाइटी में या फिर देखो कोई भी इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी हो, उसमें क्या है, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी आ जाता है, बहुत ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर आ जाता है। सो फॉर एग्जांपल आज अगर कोई एक टायर बना रहा है, बस असेंबली लाइन में काम करके टायर बना रहा है एक के बाद एक, तो ये टायर अल्टीमेटली कौन से गाड़ी में यूज होगा या फिर इसका कैसे मतलब रबर से वो रिफाइन कुछ भी कर रहा है, राइट? लेकिन एक लिमिटेड वर्क है उसका, जिसको वो बार-बार डेली ईयर आफ्टर ईयर दोहरा रहा है, तो उससे अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या बन रहा है या फिर क्या बनेगा, उस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उसका कंट्रोल है बस एक पार्ट बनाना जो कि वो कर रहा है। तो उसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा उससे वो एलियनेट हो जा रहा है, दूर हो जा रहा है, राइट? जब कैपिटलिस्टिक नहीं होता है सोसाइटी, इससे पहले हम प्रिमिटिव सोसाइटीज में थे, हम खुद पानी भी देंगे, खुद क्या अपना क्रॉप्स उगाएंगे, उसको कैसे क्या यूज करना है, कहाँ बेचना है, एवरीथिंग वाज विद इन आवर कंट्रोल, विद इन द लेबर्स कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे लेबर के कंट्रोल में बस एक लिमिटेड चीज है, राइट? सो एलियनेशन फ्रॉम हिज ओन प्रोडक्ट। इसके बाद किससे एलियनेट हो जाता है वो? एलियनेशन फ्रॉम हिज ओन पीयर्स, राइट? हिज ओन पीयर्स, राइट? जब आप एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में होते हो, इसका मतलब ये है कि आप एक कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में हो। अगर एक कंपनी 10 घंटा काम कर रही है उसके लेबरर्स, और दूसरा कंपनी उसके लेबरर्स 14 घंटा काम कर रहे हैं, ओके? बहुत ज्यादा इसको डीपली एनालाइज ना करके सरफेस लेवल पे अगर आप देखोगे, देन आपको रियलाइज होगा कि जो 14 घंटा काम कर रहा है नेचुरली वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, राइट? क्योंकि वो ज्यादा काम कर रहे हैं, ओके? उनका डेली बेसिस पे प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो इसको देख के वो जो 10 घंटा वाला कंपनी है वो भी अपने वर्किंग आवर्स को 14 घंटा कर देगा, बिकॉज इट इज अ कॉम्पिटिटिव सोसाइटी। हर कोई प्रॉफिट के लिए कॉम्पीट कर रहा है, सो नेचुरली आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। और जब आप दिन के 12-14 घंटा काम करते हो और आपका आजू बाजू कौन है आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने काम में ही जो आपका वो जो लिमिटेड काम है उसमें आप इतने व्यस्त रह जाओगे कि आपके पास आपका फैमिली हो, आपके पीयर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, किसी के लिए टाइम नहीं रहेगा। गेटिंग इट? उसके बाद क्या होता है? फ्रॉम हिज ओन सेल्फ, एलियनेशन फ्रॉम हिज ओन सेल्फ। एक कैपिटलिस्टिक या फिर कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में आप इसको रिलेट कर सकते हो। जब आप आज के जो कॉर्पोरेट आईटी सेक्टर में आप देखते होंगे बहुत ज्यादा हाई वर्किंग आवर्स होते हैं, राइट? आईटी सेक्टर या फिर कोई भी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री भी क्यों ना हो, राइट?
मैन्युफैक्चरिंग से ऊपर ही अभी और भी ज्यादा डेवलप हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो होगा ही, साथ ही साथ सर्विस सेक्टर में भी जहाँ पे भी लोग एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, तो सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, ऑफिस के बाहर भी प्रेशर रहता है, बॉस एंड एवरीथिंग। ओके, ये सब काम करने के बाद आपके खुद के हॉबीज, आपका खुद का, आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। आप क्या हो दैट बिकम्स सेकेंडरी, आप क्या कर रहे हो दैट बिकम्स प्राइमरी। आपका जॉब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप खुद उसके सेकेंडरी हो जाते हो। ऐसा भी हमने देखा है कि विद इन किसी का हार्ट अटैक भी हो गया, नेक्स्ट डे अगर वो ठीक हो गया, नेक्स्ट डे दे आर कमिंग बैक टू द वर्क, अदरवाइज दे आर गेटिंग रिप्लेस्ड। नॉट एवरीवेयर, लेकिन होता है, अगर जहाँ पे कैपिटलिज्म अपने एक्सट्रीम पे पहुंच गया हो वहां पे ऐसा होता है, राइट। सो फ्रॉम हिज ओन सेल्फ आल्सो उसका एलियनेशन हो जाएगा। उसके बाद फ्रॉम एनवायरनमेंट, यानी जब आप इतना सारा कंपटीशन में, इतने सारे कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के इतने सारे कंपटीशन में आपके पास क्या टाइम रहेगा अभी आप एनवायरनमेंट या फिर लीजर एंजॉय करने का? नहीं रहेगा। तो आप हर चीज से एलियनेट हो जा रहे हो। लेबर क्या हो रहा है, हर चीज से दूर हो जा रहा है, बस एक वो कठपुतली बन जा रहा है, पपेट बन जा रहा है कैपिटलिस्ट के ओनर्स के हाथों में, राइट। सो दिस इज व्हाट मार्क्स विल से विद रिगार्ड्स टू एलियनेशन। ओके, तो ये जो एलियनेशन हो जाएगा उसके चलते आना पड़ेगा क्या? क्लास कॉन्शियसनेस। ओके, क्लास कॉन्शियसनेस का मतलब कि आपको जो भी लेबर क्लास है उसको ये जेन्युइनली फील होना पड़ेगा कि मेरी ये जो आज सिचुएशन है, दिस इज नॉट बिकॉज माय ओन इनएबिलिटी और माय ओन इनकॉम्पिटेंस, आई एम सफरिंग ऑल दिस ओनली बिकॉज आई एम बीइंग सब्जुगेटेड, मुझे नीचे रखा जा रहा है बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। ओके, सो ये क्लास कॉन्शियसनेस जब होगा, ओनली देन आप इतने सारे लोगों को लेके एक साथ रेवोल्यूशन कर पाओगे। और रेवोल्यूशन जब करोगे, रेवोल्यूशन करने के बाद आप क्या कर दोगे? ओवरथ्रो ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास एंड यू विल ब्रिंग अबाउट द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। आज की वीडियो में हम यही रख रहे हैं, लेकिन मार्क्स को लेके या फिर कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को लेके आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आगे आने वाले वीडियोस में भी सारी चीजों को बहुत ही डिटेल से कवर करेंगे। And to get more videos like this, do subscribe to Ethic Ideas.